हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे आईसीटी, एनवायरनमेंट, पीपल एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ हम इसमें कम्युनिकेशन का टॉपिक भी ऐड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें शामिल होंगे। ये लेक्चर वीडियो जून 2025 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बनाया जा रहा है। आई होप ये आप सभी के लिए एंड आई विश कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हो। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मल्टीपल टाइम आप लेक्चर्स को वॉच करें, रिवाइज करें ताकि जून 2025 के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इससे पहले हमने कुछ और वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें आईसीटी, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन सीरीज लॉन्च की गई थी, वो भी आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 16 सितंबर। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब शुरू किया गया? ए 2005, बी 2007, सी 2008, डी 2010। तो इसका सही उत्तर है सी 2008 में भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट किया था। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम आपको करवा रहे हैं ये सब जून 2025 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक पेपर में जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो आने की संभावना है, वो सभी लेक्चर्स यहाँ पे, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका सही उत्तर है सी 2008। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है? ए केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, बी भविष्य की पीढ़ियों की चिंता करना, सी वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी करना, डी केवल आर्थिक विकास। इसका सही उत्तर है सी वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी करना। ये किसमें आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1972, बी 1974, सी 1986, डी 1992। इसका सही आंसर है बी 1974 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वनों की कटाई को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए वन्य जीवों का शिकार, बी वृक्षारोपण, सी रासायनिक खाद का प्रयोग, डी नहर निर्माण। इसका सही उत्तर है बी वृक्षारोपण। इसका सही उत्तर क्या है? बी वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में क्या होता है? वनों की कटाई को रोकना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए प्राकृतिक कारण, बी मानवीय गतिविधियां, सी सूर्य की किरणें, डी ज्वालामुखी। तो इसका सही उत्तर है बी मानवीय गतिविधियों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो मेन रीजन माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकीय पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? ए जल की शुद्धता, बी पर्यावरण पर मानव प्रभाव, सी जैव विविधता, डी ऊर्जा का उत्पादन। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह क्या दर्शाता है? तो हमारा सही उत्तर है बी पर्यावरण पर मानव प्रभाव। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विकास शब्द जो डेवलपमेंट वर्ड है उसका समावेशी अर्थ क्या है? डेवलपमेंट शब्द का समावेशी अर्थ क्या है? ए आर्थिक लाभ, बी सामाजिक परिवर्तन, सी समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार, डी तकनीक उन्नति। इसका सही उत्तर है सी समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार। समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार। किसका सही उत्तर है विकास शब्द का? समग्र मानवीय और पर्यावरणीय सुधार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे हम नहीं शब्द इस्तेमाल करें तो सोर्सेज जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उसमें क्या शामिल नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी कोयला, सी जल ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। इसका सही आंसर है कोल। कोयला जो है इसमें शामिल नहीं होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई से कौन सी समस्या नहीं होती है? अगर बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो रही है तो उससे कौन सी समस्या नहीं होती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए बाढ़, बी भूमि कटाव, सी जैव विविधता में वृद्धि, डी वर्षा में कमी। इसका सही उत्तर है सी जैव विविधता में वृद्धि। जैव विविधता में वृद्धि। वनों की अंधाधुंध कटाई से कभी भी बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज होना संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति ए 1952, बी 1988, सी 1992, डी 2001। इसका सही उत्तर है बी 1998 राष्ट्रीय वन नीति। किस वर्ष लागू की गई थी? ए बी 1988 राष्ट्रीय वन नीति भारत में लागू की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल आर्थिक विकास, बी केवल पर्यावरण की रक्षा, सी आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन, डी केवल सामाजिक समानता। इसका सही उत्तर है सी आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन। सी इज दी राइट आंसर। सतत विकास में तीनों चीजें शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शंस देखते हैं पहले। ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2014। इसका सही उत्तर है 2010 2010। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? अधिकरण की 2010 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है? ए मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा से, बी वन्य जीव संरक्षण, सी वर्षा जल संचयन, डी ऊर्जा की खपत। इसका सही उत्तर है ए मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा इज दी राइट आंसर। कार्बन फुटप्रिंट्स का संबंध इससे ही है। जन विकास का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी जन विकास। इसका उद्देश्य क्या है? देखते हैं। ए जनसंख्या वृद्धि, बी आर्थिक असमानता बढ़ाना, सी लोगों की गुणवत्ता में सुधार, डी केवल शहरी क्षेत्रों का विकास। इसका सही उत्तर है सी लोगों की गुणवत्ता में सुधार। जन विकास से क्या जुड़ा है? लोगों की गुणवत्ता में सुधार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका सही आंसर क्या था? सी कोयला जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत का कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पेयजल हेतु है? भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पेयजल हेतु है? ए स्वच्छ भारत मिशन, बी मनरेगा, सी अमृत योजना, डी कौशल विकास योजना। इसका सही उत्तर है ए स्वच्छ भारत मिशन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा में अच्छे अंक लाना, बी प्रकृति की समझ और संरक्षण को बढ़ावा देना, सी केवल जीव विज्ञान पढ़ना, डी केवल वनों की कटाई बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है बी प्रकृति की समझ और संरक्षण को बढ़ावा देना। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ए पेड़ लगाना, बी जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग, सी वर्षा, डी ठंडी हवाएं। तो इसका सही उत्तर है बी जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं?
या किससे संबंधित है? ए ओजोन परत का निर्माण, बी पृथ्वी का अधिक गर्म होना, सी पवन चक्कियों का उपयोग, डी वर्षा की अधिकता। इसका सही उत्तर है बी पृथ्वी का अधिक गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसेस का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो पृथ्वी के अधिक गर्म होने पे ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? कौन सा समझौता अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी वियना समझौता, डी वर्ल्ड बैंक करार। तो इसका सही उत्तर है बी। अगर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है तो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ है ए जीवों के पंजों के निशान, बी पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, सी वनों की कटाई, डी भूजल स्तर। तो इसका सही उत्तर है बी पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। बी इज दी राइट आंसर, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस, सी यूनाइटेड नेशंस फॉर डेवलपिंग पीपल, डी यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर प्लान। तो इसका सही आंसर है ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको अच्छे से रीड कर जाएं। आई होप आपको 2025 जून के पेपर में हेल्प मिले। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब भारत में पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, बी 1986, सी 1991, डी 2000। इसका सही उत्तर है बी 1986। 1986 पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का लक्ष्य एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनकी संख्या कितनी है? ये देखिए, ए 10, बी 15, सी 17, डी 20। इसका सही आंसर है सी 17। सी 17, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है? ए लोकनाट्य, बी जन भागीदारी, सी औद्योगिकरण, डी निजीकरण। इसका सही उत्तर है बी जन भागीदारी। हम पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को क्या कहते हैं? जन भागीदारी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जनवरी, बी 5 जून, सी 10 जुलाई, डी 15 अगस्त। इसका सही आंसर क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस बी 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य किया गया था। भारत में कब पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है अनिवार्य किया गया था? ए 1980 में, बी 1986 में, सी 1994 में, डी 2001 में। इसका सही उत्तर है सी 1994। सी 1994 इज द राइट आंसर। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य किया गया था सी 1994 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए महंगी है, बी सीमित स्रोत है, सी नवीकरणीय और प्रदूषण रहित है, डी भारी उपकरण लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी नवीकरणीय और प्रदूषण रहित। इसका सही उत्तर क्या है? सी नवीकरणीय और प्रदूषण रहित। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता से संबंधित है? ए जल जीवन मिशन, बी उज्ज्वला योजना, सी प्रधानमंत्री आवास योजना, डी आयुष्मान भारत। इसका सही उत्तर क्या है? कौन सी योजना ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, क्या आप बता सकते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन की निगरानी ए WHO, बी IMF, सी IPCC,
डी यूनेस्को, इसका सही उत्तर है सी आईपीसीसी। सी आईपीसीसी, इसका सही उत्तर क्या है आईपीसीसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखिए, वन संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? ए 1972, बी 1980, सी 1995, डी 2000। तो इसका सही उत्तर है बी 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का जो स्टैटिक डेटा है वो आपको याद कर लेना चाहिए और वो पेपर में आए तो आप उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी दिए जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख प्रभाव क्या है? ए संसाधनों पर दबाव, बी जलवायु सुधार, सी रोजगार की अधिकता, डी शिक्षा में वृद्धि। इसका सही आंसर है ए संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी चार्टर अर्थ चार्टर का उद्देश्य क्या है? ए तकनीकी विकास, बी वैश्विक शांति और सतत विकास, सी केवल आर्थिक सुधार, डी जनसंख्या वृद्धि। इसका सही उत्तर है बी वैश्विक शांति और सतत विकास। वैश्विक शांति और सतत विकास, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जलवायु न्याय का क्या तात्पर्य है? जलवायु न्याय का क्या तात्पर्य है? ए सभी को समान वर्षा मिले, बी जल संकट का समाधान, सी पर्यावरणीय प्रभावों का न्यायोचित वितरण, डी मौसम की भविष्यवाणी। इसका सही उत्तर है सी जलवायु न्याय क्या है? पर्यावरणीय प्रभावों का न्यायोचित वितरण। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? ए डीजल इंजन, बी हाइड्रोपोनिक्स खेती, सी प्लास्टिक उत्पादन, डी कोयले से बिजली बनाना। तो हरित प्रौद्योगिकी या ग्रीन टेक्नोलॉजी में क्या आता है? बी हाइड्रोपोनिक्स खेती। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख कारण क्या है? ए वन संरक्षण, बी शहरीकरण और कृषि विस्तार, सी पर्यावरणीय संतुलन, डी भूमि की उर्वरता बढ़ाना। वनों की कटाई का क्या प्रमुख कारण है? बी शहरीकरण और कृषि विस्तार, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी O2, डी N2O। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सी ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी प्राकृतिक गैस, डी बायोगैस। तो इसका सही आंसर है डी बायोगैस जो है वो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी एजेंसी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन सी एजेंसी प्रकाशित करती है? ए यूनेस्को, बी IMF, सी UNDP, डी UNEP। तो इसका सही उत्तर है सी UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है UNDP इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लू अर्थ किसे कहते हैं? ब्लू अर्थ किसको कहा जाता है? ए आकाश, बी पृथ्वी, सी समुद्र, डी नीलगिरी। तो बी पृथ्वी, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू अर्थ कहते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई? ए 1987, बी 1999, सी 2002, डी 2012। इसका सही उत्तर है ए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ए केवल पौधे, बी केवल जानवर, सी जीवों और उनके वातावरण का पारस्परिक संबंध, डी केवल मानव जनसंख्या। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सी जीवों और उनके वातावरण का पारस्परिक संबंध। इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसमें जीव और उसके वातावरण का एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए कौन सा दृष्टिकोण जरूरी है? ए केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी केवल आर्थिक, सी एकीकृत और सतत, डी केवल कानूनी। तो इसका सही उत्तर है सी एकीकृत और सतत दृष्टिकोण जरूरी है। पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए एकीकृत और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी परमाणु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी पेट्रोल। अगर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत बताना है तो आप बताइए। सी इज दी राइट आंसर। क्या होगा? सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2025 में एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे हम टैकल कराने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर 1 से रिलेटेड हुए अदर लेक्चर जिसमें आईसीटी, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी एक एक लेक्चर बनाया जा चुका है। साथ ही साथ हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक लेक्चर भी रेडी करके रखा है जो अपलोड किया जा चुका है। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले पाएँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जलवायु कार्रवाई के लिए मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जलवायु कार्रवाई के लिए मनाया जाता है? ए पृथ्वी दिवस, बी विज्ञान दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, डी ऊर्जा दिवस। इसका सही उत्तर है ए पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस जलवायु कार्रवाई के लिए इसको मनाया जाता है। तो क्या सही आंसर है? ए पृथ्वी दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा संकेतक प्रयोग में लिया जाता है? अगर हमें देखना है कि वाटर पोल्यूशन है या नहीं तो कौन सा इंडिकेटर जो है प्रयोग में लिया जाता है, संकेतक लिया जाता है? ए BOD, बी TDS, सी COD या सभी? इसका सही उत्तर है सभी। BOD, TDS एंड COD ये सभी जल प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सतत विकास के लिए किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? ए सरकार, बी उद्योग, सी नागरिक, डी सभी की। सतत विकास के लिए सभी की आवश्यकता होती है। इसमें सरकार, उद्योग और नागरिक सभी शामिल होते हैं। तो डी इज दी राइट आंसर, सभी की, ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? ए सुंदरबन, बी नंदा देवी, सी नीलगिरी और डी कान्हा। तो इसका सही उत्तर है सी नीलगिरी। ये पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। सी इज द राइट आंसर। नीलगिरी इसका आंसर है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस एजेंसी ने घोषित किया था? किसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स घोषित किए गए थे? ए यूनेस्को, बी IMF, सी UN, डी WHO। इसका सही उत्तर क्या है? UN के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स घोषित किए गए थे। UN। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना सीधे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई है? ए उज्ज्वला योजना, बी कौशल भारत, सी मेक इन इंडिया, डी स्टार्टअप इंडिया। इसका सही उत्तर है ए उज्ज्वला योजना जो है सीधे जल स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का संरक्षण किस गैस के उपयोग को घटाने से संभव है? कौन सी गैस है जिसको घटाने से ओजोन परत का संरक्षण संभव है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी N2। तो इसका सही उत्तर है CFC। सी इज दी राइट आंसर, CFC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यावरण में निगरानी के लिए, भारत में पर्यावरण की निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए NGT, बी CPCB, सी MOEFCC या सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? ए वृक्षारोपण,
बी वर्षा जल संचयन, सी प्लास्टिक का प्रयोग, डी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। तो इसका सही उत्तर है सी प्लास्टिक का प्रयोग। प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सही नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किससे जुड़ा है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किससे जुड़ा है? ए रोजगार, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है डी सभी। जब रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, तब लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय लोगों के पर्यावरणीय ज्ञान को क्या कहा जाता है? ए पारंपरिक ज्ञान, बी तकनीकी ज्ञान, सी बौद्धिक संपदा, डी वैज्ञानिक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ए पारंपरिक ज्ञान। क्या कहा जाता है? पारंपरिक ज्ञान कहा जाता है जनजातीय लोगों के पर्यावरणीय ज्ञान को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई से कौन सा खतरा बढ़ता है? ए भूमि कटाव, बी जलवायु परिवर्तन, सी जैव विविधता में कमी और डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। देखिए, वनों की कटाई से भूमि कटाव भी होता है, जलवायु परिवर्तन भी होता है और जैव विविधता में कमी भी आती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी सभी। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा को विद्यालय में अनिवार्य कब किया गया था? पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल्स में कब कंपलसरी कर दिया गया था? ए 1990, बी 1998, सी 2003, डी 2005। इसका सही उत्तर है सी 2003 में पर्यावरणीय शिक्षा को विद्यालय में अनिवार्य कर दिया गया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी जल शुद्धिकरण, सी ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण, डी जैविक खेती। इसका सही उत्तर है सी ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण। ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण, इसका सही उत्तर है सी। कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चंस जून 2025 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम इसको रीड करें, वॉच करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। विश्व प्रकृति निधि, विश्व प्रकृति निधि किसके संरक्षण के लिए कार्य करता है? वर्ल्ड वाइड फंड। ए मानव अधिकार, बी जल संसाधन, सी वन्य जीव और पर्यावरण, डी ऊर्जा उत्पादन। इसका सही आंसर है सी वन्य जीव और पर्यावरण। वन्य जीव और पर्यावरण इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? ए जल संरक्षण, बी खनन विरोध, सी वनों की कटाई का विरोध, डी जैविक खेती। तो इसका सही आंसर है सी वनों की कटाई का विरोध। चिपको आंदोलन वनों की कटाई के विरोध से जुड़ा था। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है। ए 2005, 2010, 2012, 2008। इसका सही उत्तर क्या था? 2010। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतत विकास के 3 स्तंभ क्या हैं? 3 स्तंभ। ए समाज धर्म राजनीति, बी पर्यावरण अर्थव्यवस्था समाज, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी मानवता, डी विकास उत्पादन विपणन। तो सतत विकास के 3 स्तंभ हैं पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? ए 2 अक्टूबर 2012, बी 15 अगस्त 2013, सी 2 अक्टूबर 2014, 1 जनवरी 2015। तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र का घटक का सबसे छोटा घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटा घटक क्या है? इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ए जनसंख्या, बी जीव समुदाय, सी जीव, डी बायोम। तो इसका सही उत्तर है सी जीव। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ए ओजोन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? जल शक्ति मंत्रालय भारत में कब स्थापित किया गया था? ए 2015, बी 2016, सी 2019, डी 2020। इसका सही उत्तर है सी 2019 में
जल शक्ति मंत्रालय स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जन विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल आर्थिक विकास, बी केवल तकनीकी उन्नति, सी लोगों की क्षमताओं का विस्तार और डी संसाधन का आग्रह। तो इसका सही उत्तर है सी लोगों की क्षमताओं का विस्तार। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? अगर मानव जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हो गई है तो उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या संतुलन। इसका सही उत्तर है सी जनसंख्या विस्फोट। किसको कहा जाता है? मानव जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होती है तब। जनसंख्या नियंत्रण, घनत्व और संतुलन, इनका भी अपना अपना मतलब है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन एनर्जी का उदाहरण क्या है? ए कोयला, बी डीजल, सी पवन ऊर्जा, डी पेट्रोल। इसका सही उत्तर है सी पवन ऊर्जा। ग्रीन एनर्जी का जो उदाहरण है वो क्या है? पवन एनर्जी। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ए 1984, बी 1986, सी 1990, डी 1992। इसका सही आंसर है बी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण शिक्षा को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 48A, डी आर्टिकल 32। तो पर्यावरण शिक्षा को संविधान के आर्टिकल 48A में स्थान दिया गया है और ये DPSP के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता का सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ए मरुस्थल, बी तटीय क्षेत्र, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डी पर्वतीय क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी? सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइलेंट स्प्रिंग किताब किसने लिखी है? किस पर्यावरणविद ने लिखी है? ए रैचल कार्सन, बी मेधा पाटकर, सी सुनीता नारायण, डी अनिल अग्रवाल। इसका सही उत्तर है ए रैचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है। ए इज दी राइट आंसर। बी नेक्स्ट देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए अर्जुन सेन, बी मेधा पाटकर, सी राजेंद्र सिंह, डी सुनीता नारायण। इसका सही उत्तर है बी मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन जैविक प्रदूषक है? ए प्लास्टिक, बी सीसा, सी कचरा और खाद्य अवशेष, डी कांच। इसका सही उत्तर है सी कचरा और खाद्य अवशेष। ये क्या है? ये जैविक प्रदूषक हैं। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI में कौन कौन से घटक शामिल हैं? ए जीवन प्रत्याशा, बी शिक्षा, सी प्रति व्यक्ति आय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी इसमें शामिल है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। सी डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? ए विश्व व्यापार, बी शिक्षा नीति, सी जलवायु परिवर्तन, डी परमाणु हथियार। इसका सही उत्तर है सी जलवायु परिवर्तन। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों को लक्षित करती है? ए PM किसान, बी मनरेगा, सी उज्ज्वला योजना, डी डिजिटलीकरण इंडिया। इसका सही उत्तर है बी मनरेगा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ही लक्षित करती है। तो बी इज दी राइट आंसर। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पेपर में आए हैं कि मनरेगा प्लान क्या है, कितने दिन में ये आपको रोजगार देता है, कितने दिन तक देता है, कहाँ पे अप्लाई किया गया, इस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। संचार का कौन सा मॉडल रैखिक प्रक्रिया को दर्शाता है? संचार का कौन सा मॉडल रैखिक प्रक्रिया को दर्शाता है? ए सैलन बीवर मॉडल, बी उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल, सी संक्रमण मॉडल, डी सांस्कृतिक मॉडल। तो इसका सही उत्तर है ए सैलन बीवर मॉडल जो है वो रैखिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के किस प्रकार में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? वो कौन सा प्रकार है संचार का जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? ए मौखिक संचार, बी अमौखिक संचार, सी लिखित संचार और डी दृश्य संचार। इसका सही उत्तर है बी अमौखिक संचार। यहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है।
तो इसका आंसर क्या सही है? बी, अमौखिक संचार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ए शोर, बी माध्यम, सी संदेश, डी फीडबैक। तो संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया को कहा जाता है फीडबैक। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा संचार का मौखिक प्रकार है? ए ईमेल, बी पोस्टर, सी टेलीफोन पर बातचीत, डी बॉडी लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर है सी, टेलीफोन पर बातचीत। इसको हम किस में काउंट करते हैं? मौखिक प्रकार में काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शोर यानी नॉइज का संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए संचार को बेहतर बनाता है, बी कोई प्रभाव नहीं, सी संचार की स्पष्टता को बाधित करता है, डी संदेश को मजेदार बनाता है। इसका सही उत्तर है सी, संचार की स्पष्टता बाधित करता है। सी इज द राइट आंसर। शोर का संचार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? संचार की स्पष्टता को बाधित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी जो सेंडर है और आपका प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते तो कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? जिसको जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज प्राप्त कर रहा है, अगर दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं तो कौन सा बैरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक बाधा, बी भाषाई बाधा, सी भौतिक बाधा और डी सामाजिक बाधा। इसका सही उत्तर है बी भाषाई बाधा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए मनोरंजन, बी सूचना का आदान प्रदान, सी आदेश देना, डी बहस करना। तो हमारा सही उत्तर है बी सूचना का आदान प्रदान। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का आदान प्रदान होना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? मौखिक संचार का उदाहरण है ए ईमेल, बी टेलीफोन पर बातचीत, सी समाचार पत्र, डी पोस्टर। तो इसका सही उत्तर है बी टेलीफोन पर बातचीत। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मौखिक संचार के अंतर्गत। बी टेलीफोन पर बातचीत। आप अभी एग्जाम से पहले जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन करें, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और अपने आप को एकदम काम रखें ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको स्ट्रेस नहीं हो और आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ कि आपने क्या क्या स्टडी किया था। पेपर अच्छा आता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमारा पेपर नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिनको जीआरएफ निकालना है, अच्छा स्कोर करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फर्स्ट पेपर में भी अच्छा स्कोर करें। सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेक्चर आप देख सकते हैं, देखिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवाइज करें। संचार में प्रेषक का क्या कार्य है? संचार में प्रेषक का क्या कार्य है? ए संदेश को ग्रहण करना, बी संदेश को कूटना यानी इनकोडिंग करना, संदेश को गलत समझना, डी प्रतिक्रिया देना। तो संचार प्रक्रिया में जो प्रेषक है उसका क्या कार्य है? संदेश को इनकोड करना। बी इज दी राइट आंसर। जो भी मैसेज भेजा गया है, जो भी मैसेज भेजना है उसको इनकोड करना। नेक्स्ट देखिए, प्रतिक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? ए श्रोता को भ्रमित करना, बी संदेश भेजना, सी संचार को समाप्त करना, डी संचार को प्रभावी बनाना। इसका सही आंसर है डी संचार को प्रभावी बनाना। इसका सही आंसर क्या है? संचार को प्रभावी बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संचार में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा मिलता है देखने को, इस पे ध्यान दें आप। ए शोर, बी भाषा की असमानता, सी पूर्वाग्रह, डी खराब नेटवर्क। तो मनोवैज्ञानिक अवरोध हमारा है सी पूर्वाग्रह, प्रिजुडियस अप्रोच। पूर्वाग्रह मतलब हमने पहले से ही किसी के बारे में कोई अपना परसेप्शन क्रिएट कर दिया है, कोई थॉट बना लिया है, उसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। मनोवैज्ञानिक अवरोध में क्या आता है? पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार नहीं है? गैर मौखिक संचार नहीं है। ए चेहरे के हाव भाव, बी शरीर की भाषा, सी पत्र, डी नेत्र संपर्क। तो हमारा सही उत्तर है सी लेटर। पत्र जो है वो गैर मौखिक संचार नहीं है। ये कैसा है? गैर मौखिक संचार नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
औपचारिक संचार आमतौर पर किस माध्यम से होता है? ए बातचीत, बी अफवाह, सी ईमेल, रिपोर्ट, डी इशारे। तो इसका सही उत्तर है सी ईमेल, रिपोर्ट। इस आधार पर इसके माध्यम से औपचारिक संचार होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में माध्यम किसे कहते हैं? संचार में माध्यम किसे कहते हैं? ए श्रोता, बी संदेश, सी संदेश पहुंचाने का तरीका, डी फीडबैक। संचार में माध्यम किसे कहते हैं? सी संदेश पहुंचाने का तरीका, कि किस माध्यम से हम कोई भी मैसेज पहुंचा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? संचार में माध्यम। तो सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जनसंचार का एक उदाहरण है? कौन जनसंचार का एक उदाहरण है? ए व्हाट्सएप चैट, बी कक्षा में बातचीत, सी समाचार चैनल, डी बैठक में चर्चा। तो इसका सही उत्तर है सी समाचार चैनल। ये जनसंचार का एक उदाहरण है। सी समाचार चैनल यानी कि न्यूज चैनल्स जो हैं वो हमारे जनसंचार के उदाहरण में से एक हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हील नेटवर्क किस प्रकार के संचार से संबंधित है? ए अनौपचारिक संचार, बी औपचारिक समूह संचार, सी एक तरफा संचार, डी अवरोध संचार। इसका सही उत्तर है बी औपचारिक समूह संचार। व्हील नेटवर्क औपचारिक समूह संचार से जुड़ा हुआ है और इसका सही उत्तर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षीय संचार का उदाहरण क्या है? ए टेलीफोन पर बातचीत, बी रेडियो प्रसारण, सी आमने सामने संवाद, डी संवादात्मक वीडियो। तो इसका सही उत्तर है बी रेडियो प्रसारण जो है वो एक पक्षीय संचार है, क्योंकि इसमें न्यूज़ आती है और हम सुनते रहते हैं, तो वन वे मेथड हो गया। रेडियो प्रसारण एक पक्षीय संचार है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए स्पष्टता, बी संक्षिप्तता, सी भ्रम, डी प्रासंगिकता। तो इसका सही उत्तर है सी भ्रम जो है वो प्रभावी संचार के लिए आवश्यक नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैप बाइंड किस प्रकार का संचार है? ए औपचारिक, बी लिखित, सी अनौपचारिक, डी दृश्यात्मक। तो इसका सही उत्तर है सी अनौपचारिकता जो है वो ग्रैप बाइंड, ये सही उत्तर है। क्या उत्तर है? सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन दृश्य संचार का उदाहरण है? ए स्पीच भाषण, बी स्लाइड प्रेजेंटेशन, सी ऑडियो रिकॉर्डिंग, डी टेलीफोन। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं, दृश्य संचार का कार्य कर रहा है, तो बी इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संचार में श्रोता कौन होता है? संचार में श्रोता कौन होता है? ए संदेश भेजने वाला, बी संदेश प्राप्त करने वाला, सी संदेश का माध्यम, डी संदर्भ। तो इसका सही उत्तर है बी संदेश प्राप्त करने वाला श्रोता होता है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परासंप्रेषण, पैरालैंग्वेज परासंप्रेषण का संबंध किससे है? ए शब्दों से, बी शरीर की भाषा से, सी स्वर गति और उच्चारण से, डी मुख संचार से। परासंप्रेषण इसका सही उत्तर है सी स्वर गति और उच्चारण से संबंध होता है किसका? परासंप्रेषण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? फीडबैक किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? ए आरंभ, बी मध्य, सी समापन, डी स्रोत। तो इसका सही उत्तर है समापन। जो फीडबैक दिया जाता है वो हमेशा लास्ट में दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी समापन। फीडबैक किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? सी समापन। समापन पे फीडबैक दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिरूप के अनुसार सभी संप्रेषण एक प्रक्रिया है। उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिरूप के अनुसार सभी संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ए सामूहिक, बी व्यक्तिक, सी अंतर्वैयक्तिक, डी अतिशय। तो इसका सही उत्तर है बी व्यक्तिक। अब इसकी व्याख्या भी देखते हैं क्या की गई है। व्यक्तिक इसका सही उत्तर है। उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल के अनुसार संप्रेषण क्या है? एक रैखिक प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक एक संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया व्यक्तिक होती है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश प्रेषित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता क्या है? मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता क्या होती है?
ए व्यवहित, बी बिंदु केंद्रित, सी अवैयक्तिक, डी शोरगुल युक्त। तो इसका सही उत्तर है आपका बी बिंदु केंद्रित, टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं इसमें। देखिए मौखिक संप्रेषण में संदेश स्पष्ट होता है और बिंदु केंद्रित होता है, जिसमें श्रोता को मुख्य विचार समझने में आसानी होती है। तो इसका सही उत्तर है बी, मौखिक संप्रेषण की विशेषता है बिंदु केंद्रित होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगठनात्मक संप्रेषण प्रकृति का होता है। ए बाधक, बी विरोधाभासी, सी अव्यावहारिक, डी प्रायोगिक। ए बाधक, बी विरोधाभासी, सी अव्यावहारिक, डी प्रायोगिक। इसका सही उत्तर है प्रायोगिक, डी इज द राइट आंसर। इन्होंने कहा संगठनात्मक संप्रेषण प्रायोगिक होता है क्योंकि यह संगठन की संरचना, उसकी प्रक्रिया स्ट्रक्चर, उसकी प्रोसेस, उसकी नीतियों के माध्यम से प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुमेलित करना है मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन। मैच करते हैं। मानव विज्ञान का संबंध किससे बताया जाएगा? संस्कृति से। मानव विज्ञान संस्कृति से जुड़ा हुआ है। समाज विज्ञान समाज से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान अभिप्रेरणा से जुड़ा यानी कि मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। और प्रबंधन पद्धति से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए का हो गया थर्ड, बी का फोर्थ यानी कि थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड। इसका सही उत्तर है फर्स्ट सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड, ए सेकेंड इज द राइट आंसर। मानव विज्ञान संबंधित होता है संस्कृति से, समाजशास्त्र समाज से, मनोविज्ञान अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से और प्रबंधन पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? ए संदेश का स्रोत, बी संदेश का माध्यम, सी संदेश का उत्तर, डी संदेश का अवरोध। तो इसका सही उत्तर है सी, संदेश का उत्तर देना। ये प्रतिक्रिया से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ए मौखिक संचार, बी लिखित संचार, सी दृश्य संचार, डी मानसिक संचार। हमारा सही उत्तर है डी, मानसिक संचार जो है वो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब संचार ऊपर से नीचे की ओर तक, कम्युनिकेशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया था, ऊर्ध्वगामी संचार, अधोमुखी संचार, क्षैतिज संचार या विकर्ण संचार। तो हमें इसका सही उत्तर क्या है? अधोमुखी संचार। इसमें ऊपर से नीचे मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो इसका सही उत्तर है अधोमुखी संचार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संचार में शोर का क्या अर्थ है? ए संगीत, बी अवरोध, सी संवाद, डी संदेश। तो इसका सही उत्तर है बी अवरोध। संचार में शोर का अर्थ क्या है? अवरोध। बी इसका सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? ए टेलीफोन, बी ईमेल, सी पोस्टर, डी पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर है डी, पुस्तकालय जो है वो संचार का माध्यम नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जनसंचार का उदाहरण है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर आपको पता है, समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है अस्पष्टता, स्पष्टता, भ्रम, अवरोध। तो इसका सही उत्तर है बी स्पष्टता। इसका सही उत्तर क्या है? बी स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनन और बीबर मॉडल किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी संचार, सी प्रबंधन, डी मनोविज्ञान। तो इसका सही उत्तर है संचार। जो सैनन और बीबर मॉडल है वो संचार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो वह कौन सा संचार होता है? कोई व्यक्ति है जो स्वयं से बात कर रहा है तो उसे किस प्रकार का संचार कहा जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। ए अंतर्वैयक्तिक संचार, बी अंतर्वैयक्तिक संचार,
सी समूह संचार, डी जनसंचार। इसका सही उत्तर है बी अंतर व्यक्तिक संचार। हम आगे जब आपको लेक्चर अपलोड करेंगे तो इसमें कुछ डीपली थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारे संचार क्या होते हैं और कैसे हम पहचानते हैं कि कोई संचार अंतर्व्यक्तिक है या अंतर्वैयक्तिक है, समूह संचार है, जनसंचार है। अभी यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चंस को टैकल करवा रहे हैं, इसलिए जून 2025 को ध्यान में रखते हुए आप इन्हें स्टडी करें और समझें और पेपर में इनका फायदा उठाएं। संचार प्रक्रिया में कोडिंग का क्या अर्थ है? ए संदेश को समझना, बी संदेश को भेजना, सी संदेश को रूपांतरित करना, डी संदेश को प्राप्त करना। इसका सही उत्तर है सी संदेश को रूपांतरित करना। सी इज दी राइट आंसर। कोडिंग का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब संचार समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है, जब संचार समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब संचार समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है तब उसको क्या कहा जाता है? ए ऊर्ध्वगामी संचार, बी अधोमुखी संचार, सी क्षैतिज संचार, डी विकर्ण संचार। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी क्षैतिज संचार। सी इज दी राइट आंसर। अब देखिए इसमें एक चीज नोटिस की, क्षैतिज संचार कैसा हुआ आपका? ये हॉरिजॉन्टल हुआ, यानी कि समान स्तर के व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सभी समान पद पे होंगे लगभग, उनके अथॉरिटीज, उनका प्रोफेशन, तो ये समान स्तर के व्यक्तियों के बीच का संप्रेषण हो गया, सी क्षैतिज संचार। नेक्स्ट देखिए, संचार की प्रक्रिया में कौन सा तत्व संदेश भेजने और प्राप्त करने के बीच का माध्यम है? ए शोर, बी कोडिंग, सी संदेश, डी माध्यम। तो जो भेजने और प्राप्त करने के बीच का माध्यम है वो है मीडियम। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार के अवरोधों में कौन सा सांस्कृतिक अवरोध है? कौन सा सांस्कृतिक अवरोध है? ए भाषा की भिन्नता, बी टेक्निक समस्या, सी शारीरिक दूरी, डी ध्यान भटकना। तो ए भाषा की भिन्नता, ए भाषा की भिन्नता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संदेश भेजने की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल हैं? संदेश भेजने की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल हैं? ए कोडिंग, संचार, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, बी कोडिंग, प्रेषण, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, सी प्रेषण, कोडिंग। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और आप इसको अच्छे से एक बार समझ लें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको डाउट नहीं रहे। वहाँ पे कभी कभी सिमिलर ऑप्शंस में डाउट हो जाता है, अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाएंगे तो आपको ये डाउट नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या था? प्रेषण, कोडिंग, प्रतिक्रिया, डिकोडिंग। डी ऑप्शन है डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, प्रेषण, कोडिंग। तो देखिए इसमें बी सही है, कोडिंग पहले किया, फिर हमने प्रेषित किया, फिर डिकोड किया और फिर हमने फीडबैक दिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, कोडिंग, संदेश प्राप्त करना। इसका सही उत्तर है कोडिंग। कोडिंग जो है वो संचार प्रक्रिया का पहला चरण है, कोडिंग सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेश को समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए संदेश की समझने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? ए कोडिंग, बी डिकोडिंग, सी प्रेषण, डी फीडबैक। तो इसका सही उत्तर है बी डिकोडिंग। संदेश को समझने की जो प्रक्रिया है उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में निम्नलिखित में कौन सा तत्व संदेश को भेजने का माध्यम होता है? ए सोर्स, बी संदेश, सी चैनल, डी प्राप्तकर्ता। तो इसका सही उत्तर है सी चैनल, माध्यम जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया में कौन सा अंतिम चरण होता है? ए कोडिंग, बी डिकोडिंग, सी प्रतिक्रिया, डी प्रेषण। इसका सही उत्तर है फीडबैक। प्रतिक्रिया क्या है? ये अंतिम चरण होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार में प्राप्तकर्ता का क्या कार्य है? संचार में प्राप्तकर्ता का क्या कार्य, जो रिसीवर है उसका क्या रोल रहता है? ए संदेश भेजना, बी संदेश कोड करना, सी संदेश प्राप्त कर उसे समझना, डी संदेश में बाधा डालना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी संदेश प्राप्त कर उसे समझना। ये प्राप्तकर्ता का कार्य होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया में माध्यम किसे कहते हैं? माध्यम किसे कहते हैं? ए वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है, बी वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, सी वह उपकरण या रास्ता जिससे संदेश भेजा जाता है, डी संदेश का रूपांतरण।
तो इसका सही उत्तर है सी, वह उपकरण या रास्ता जिसे संदेश भेजा जाता है। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वगामी संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में होता है? ए नीचे से ऊपर, बी ऊपर से नीचे, सी समान स्तर के बीच और डी विभिन्न विभागों के बीच। तो इसका सही उत्तर है नीचे से ऊपर। सी इज दी, ए इज दी राइट आंसर। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था, जहाँ पे मैंने अपवर्ड कम्युनिकेशन टर्म यूज़ किया होगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और सही से पढ़िएगा। ऊर्ध्वगामी संचार नीचे से ऊपर। नेक्स्ट देखिए अधोमुखी संचार, जिसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। किसका उदाहरण है ये? ए कर्मचारी से प्रबंधक को रिपोर्ट भेजना, बी प्रबंधक का कर्मचारी को निर्देश देना, सी दो कर्मचारियों के बीच बातचीत और डी विभागों के बीच मेल भेजना। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रबंधक का कर्मचारी को निर्देश देना। बी इज द राइट आंसर। प्रबंधक यानी ऊपर से आदेश चलता है नीचे की तरफ, तो प्रबंधक को कर्मचारी को निर्देश देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है? ए कर्मचारियों को निर्देश देना, बी विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना, सी प्रबंधक को रिपोर्ट भेजना, डी बाहरी एजेंसियों से संपर्क करना। तो इसका सही उत्तर है बी, विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकर्ण संचार यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ए समान स्तर के लोगों के बीच संचार, बी एक ही विभाग के भीतर संचार, सी विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच संचार, डी केवल ऊपर से नीचे की ओर संचार। तो इसका सही उत्तर है सी, विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच संचार। सी इज दी राइट आंसर। विकर्ण संचार किसे कहते हैं? विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच संचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार की कौन सी दिशा संगठन में नियंत्रण और निर्देशों के लिए मुख्य होती है? ए संचार की कौन सी दिशा संगठन में नियंत्रण और निर्देश के लिए मुख्य होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए क्षैतिज संचार, ऊर्ध्वगामी संचार, अधोमुखी संचार, विकर्ण संचार। तो इसका सही उत्तर है सी, अधोमुखी संचार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ए ऊर्ध्वगामी, बी अधोमुखी, सी द्विपक्षीय और डी विकर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, द्विपक्षीय जो है वो संचार का प्रकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जब प्रबंधक अपने अधीनस्थों को सूचना देता है तो ये किस दिशा का संचार कहलाता है? जब प्रबंधक अपने अधीनस्थों को सूचना देता है तो ये किस दिशा का संचार कहलाता है? ए अधोमुखी संचार, बी ऊर्ध्वगामी संचार, सी क्षैतिज संचार या डी विकर्ण संचार। तो इसे हम कहेंगे अधोमुखी संचार यानी डाउन टू अपवर्ड। अधोमुखी संचार, इसको क्या कहेंगे? अधोमुखी संचार। बोलने में हम कहते हैं इसको अप टू डाउन, लेकिन जब इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, संगठन में विभागों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को किस संचार दिशा से दर्शाया जाता है? ए ऊर्ध्वगामी, बी अधोमुखी, सी क्षैतिज, डी विकर्ण। इसका सही उत्तर है सी क्षैतिज। सही उत्तर क्या है? सी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार विकर्ण संचार का उदाहरण है? ए कर्मचारी से प्रबंधक को रिपोर्ट भेजना, बी प्रबंधक से कर्मचारी को निर्देश देना, सी विपणन विभाग का वित्त विभाग से मेल भेजना, डी दो कर्मचारियों के बीच बातचीत। इसका सही उत्तर है सी, विपणन विभाग का वित्त विभाग से मेल भेजना। बी, सी इज द राइट आंसर। संचार विकर्ण, विपणन विभाग का वित्त विभाग से मेल भेजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? संचार की किस दिशा में प्रतिक्रिया सबसे जल्दी होती है? वो कौन सी दिशा है जिसमें संचार में सबसे जल्दी प्रतिक्रिया होती है? ए अधोमुखी, बी ऊर्ध्वगामी, सी क्षैतिज, डी विकर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी क्षैतिज संचार में सबसे जल्दी फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सैनन और बीबर मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ए प्रेषक, बी शोर, सी प्रतिक्रिया, डी संदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, इसमें फीडबैक शामिल नहीं है। फीडबैक शामिल नहीं है तो क्या क्या शामिल है इसमें? प्रेषक है,
नॉइज है, मैसेज है, बट फीडबैक शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ए सैनन और बीबर, बी लास्पेल, सी हर्बर्ट ब्लूमर, डी बेल्स। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट ब्लूमर, सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्पेल के संचार मॉडल के अनुसार हु सेज वॉट इन विच चैनल टू होम विद वॉट इफेक्ट में वॉट इफेक्ट का क्या अर्थ है? एक बार फिर देखते हैं इसको। इनका मॉडल कौन सा है? संचार मॉडल। और इसमें क्या कहा? हु सेज वॉट इन विच चैनल टू होम विथ वॉट इफेक्ट। इसमें वॉट इफेक्ट का क्या मतलब है? संदेश का स्रोत, संदेश की सामग्री, संदेश का प्रभाव या परिणाम, संदेश का माध्यम। इसमें ये वॉट इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ हुआ? संदेश का प्रभाव या परिणाम क्या है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल संचार का इंटरैक्टिव प्रक्रिया के रूप में दिखाया जाता है? ए सैनन बीबर मॉडल, उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, डी डाइकर्स मॉडल। तो इसका सही उत्तर है बी इसका सही आंसर है। उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल ये इंटरैक्टिव प्रक्रिया के रूप में दिखाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार मॉडल में कोडिंग का क्या मतलब है? ए संदेश को भेजना, संदेश को रूपांतरित करना। बी इज द राइट आंसर और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, संदेश को रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजैक्शनल मॉडल में संचार किस प्रकार का होता है? ए एक तरफा, बी द्विपक्षीय और समानांतर, सी त्रिपक्षीय, डी बिना प्रतिक्रिया वाला। तो इसका सही उत्तर है बी द्विपक्षीय और समानांतर, बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अधिक यथार्थवादी और जटिल संचार को दर्शाता है? ए सैनन बीबर मॉडल, बी उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल, सी ट्रांजैक्शनल मॉडल और डी सैनन मॉडल। तो इसका सही उत्तर है सी ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो ज़्यादा यथार्थवादी है और ज़्यादा जटिल संचार को दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्या क्वेश्चन है? नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? ऑप्शन ए 10+2, ऑप्शन बी 3+5+4, ऑप्शन सी 5+3+3+4, ऑप्शन डी 6+3+3+2। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 5+3+3+4। अभी हमने आपको बताया था 5 3 3 4 का क्या कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल विज्ञान शिक्षा को प्राथमिकता देना, सी समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, डी केवल प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। तो इसका सही उत्तर है सी समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1953, 1962, 1976। इसका सही उत्तर है 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी। जो हमारा संसद के द्वारा जो एक्ट लाया गया था यूजीसी से रिलेटेड 1956। तो अगर ऑप्शन में आ जाता है 1956 और ये पूछ दिया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कब सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था, सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था, तो वो आपको जो सही उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1956। कौन सा होगा? 1956। ये स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया था 1956, सांविधिक बॉडी, सांविधिक संस्था बन गया था जिसे संसद ने अधिनियम के द्वारा बनाया है, सांविधिक संस्था। और अगर नॉर्मली पूछ दिया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आप इसमें टिक करेंगे 1953। ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1956 ये जब सांविधिक संस्था बनी थी तब की ये बात कर रहे हैं, सांविधिक संस्था की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAAC नैक का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नेशनल एकेडमिक एक्रीडिटेशन काउंसिल, बी ऑप्शन है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, सी है नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट कमिटी,
डी ऑप्शन है नेशनल एक्रीडिटेशन अथॉरिटी ऑफ कॉलेजेस। तो इसका सही उत्तर है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये आप याद रखिएगा, नैक की फुल फॉर्म पूछी भी गई है पेपर में। यूजीसी पेपर 1 ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के नियमन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? हायर एजुकेशन से जुड़े हुए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का कार्य कौन सी संस्था करती है? ए एनसीईआरटी, बी एआईसीटीई, सी एनटीए, डी यूजीसी। तो इसका सही उत्तर है डी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अभी हमने पूछा था कि यूजीसी का गठन कब किया गया था? 1953 में। सामाजिक संस्था कब बनी थी? ये 1956 में बनी थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए मिड डे मील स्कीम, ऑप्शन बी स्वयं, ऑप्शन सी नरेगा, ऑप्शन डी पीएम किसान। तो उसका सही उत्तर है बी स्वयं। आप स्वयं की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला जो महिला विश्वविद्यालय बना था वो कहाँ बनाया गया था? पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बना था? तो देखिए, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी चेन्नई। तो सही उत्तर है सी पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय बना था, SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी। इसका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? ए स्कूली शिक्षा में सुधार, बी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता, सी राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता, डी निजी कॉलेजों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। तो इसका सही आंसर है सी राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का यह उद्देश्य है कि राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 भाषा सूत्र किस नीति का हिस्सा है? 3 भाषा सूत्र किस नीति का हिस्सा है? पहला शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। इसका मतलब है जो 3 भाषा सूत्र अपनाया गया था वह सभी शिक्षा नीतियों में था। पहला 68 में भी था, 86 एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किया गया था और 2020 एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी NIRF, ऑप्शन सी नैक, ऑप्शन डी QS रैंकिंग्स। तो इसका सही उत्तर है QS रैंकिंग जो है वो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के लिए विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। इसका सही उत्तर है QS रैंकिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में NIRF रैंकिंग किस मंत्रालय के अधीन जारी की जाती है? क्या आप हमें NIRF की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। भारत में NIRF रैंकिंग किस मंत्रालय के अधीन जारी की जाती है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है NIRF रैंकिंग जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। पहले शिक्षा मंत्रालय को क्या बोला जाता था?
MHRD बोला जाता था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। आप बताइए कि यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में यूजीसी का हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? ए केवल अंग्रेजी पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, बी छात्रों को मुफ्त इंटरनेट देना, सी देश भर के छात्रों को डिजिटल सामग्री प्रदान करना, डी केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, देश भर के स्टूडेंट्स को डिजिटल सामग्री प्रदान करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश भर के छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी? NTA ने कब से एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ली थी? तो ये देखिए, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2018। इसका सही उत्तर है 2018। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में MOOC मूक का पूरा नाम क्या है? अब देखिए, कल हमने आपको जो लेक्चर लिया था ICT का, उसमें ये क्वेश्चन दिया भी था कि मूक का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन बी मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन सी मैनेज्ड ऑनलाइन ओपन क्लासेस, ऑप्शन डी मिक्स्ड ऑनलाइन ऑप्शनल करिकुलम। तो इसका सही आंसर है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये आपको दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये किसका फुल फॉर्म है? मूक का है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1994, 1995, 1998। तो इसका सही आंसर है बी 1994। NAAC की स्थापना कब हुई है? 1994 में NAAC की स्थापना की गई थी। NAAC की स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UGC द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? ए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना, बी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, सी केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को भारत में लागू करना। स्वयं प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? आपको कल पढ़ाया गया था, आप बता सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, बी ऑप्शन बी सही है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्वयं प्लेटफॉर्म का ये मुख्य उद्देश्य है। क्या आप बता सकते हैं स्वयं योजना जो है वो कब लागू की गई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख पहल है? ए मिड डे मील, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा, ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अभी क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ें आप, कौन सा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पहल है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य क्या है? इसमें एक डेट आप ये याद रखिए 2035। कब तक हमें प्राप्त करना है? 2035 तक। क्या प्राप्त करना है?
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात ही कर रहे हैं और कितना % लक्ष्य होना चाहिए हम आपसे पूछ रहे हैं। पहले हमने पढ़ाया भी है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के नियमन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? NCERT, AICT, NTA, UGC। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें ऑप्शन डी सही है, UGC। नई नीति के अनुसार किस कक्षा से छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी? जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन किस क्लास से देने की बात की जा रही है? तो क्लास 8, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 10। इसका सही आंसर है क्लास 6, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लास 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक कौन होगा? 2020 के तहत उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक UGC, AICTE, NAAC, NAC, HECI। इस पे हमने भी क्वेश्चन किया भी था। तो HECI जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, वो NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को छात्रवृत्ति देना, परीक्षा आयोजित करना, क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित और स्थानांतरित करना, छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना। इसका सही आंसर है क्रेडिट कार्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित और स्थानांतरित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य डिग्री क्या होगी 2025 से? ए 1 वर्ष का बीएड, बी 2 वर्ष का बीएड, सी 3 वर्ष का बीएड, डी 4 वर्ष का एकीकृत बीएड। तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष का एकीकृत बीएड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं। यूजीसी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में समन्वय, निर्धारण और मानकों की स्थापना करना है। सही है। यूजीसी केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है, ये गलत है। तो एक सत्य है और बी गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैक का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना है। ये सही है। नैक का मुख्य उद्देश्य नहीं, ये गलत है। नैक जो है वो वित्तीय सहायता नहीं देता है। नैक उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग के लिए शुरू किया गया है। सेकेंड, NIRF में केवल IITs को शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है और बी गलत है, क्योंकि इसमें केवल जो है वो हम IITs को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सही है। स्वयं केवल विज्ञान विषयों तक सीमित है। गलत है। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है, क्योंकि ये मुफ्त शिक्षा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है और स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कथन 1, भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग को सुधारना NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य है। सेकेंड स्टेटमेंट है, NEP 2020 के तहत भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसमें भी पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन ए, कि रैंकिंग को सुधारने के लिए क्वेश्चन है आपका, शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? अभी हमने स्टेप्स बताए थे आपको। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ए रिपोर्ट लेखन, बी परिकल्पना निर्माण, सी डेटा विश्लेषण, डी समस्या की पहचान। इसका सही उत्तर है डी समस्या की पहचान। तो शोध प्रक्रिया का हमारा पहला चरण क्या है? डी समस्या की पहचान। स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से रीड करें। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ दिया जाता है कि क्या पहले करना होता है, क्या बाद में करना होता है। ये पेपर में आपको 2 मार्क्स इंश्योर करेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है? ए ऐतिहासिक शोध होता है, सांख्यिकीय शोध, प्रायोगिक शोध, व्याख्यात्मक शोध। तो इसमें सही उत्तर है बी जो है वो शोध का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? शोध का प्रकार नहीं है। कौन कौन से इसमें दिए गए? ऐतिहासिक शोध भी है, प्रायोगिक शोध भी है और फिर आपका व्याख्यात्मक शोध आता है, यह भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिए,
सैद्धांतिक रूप से परिभाषित अवधारणाएं किस में आती हैं? सैद्धांतिक रूप से परिभाषित अवधारणाएं किस में आती हैं? ए प्रेक्षण, बी संक्रियात्मक परिभाषा, सी परिकल्पना, डी वैधता। इसका सही उत्तर है सी परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या होती है यह भी हमने आपको मेंशन किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई शोधकर्ता पूर्व में हुए शोधों की समीक्षा कर रहा है तो वह किस प्रकार का शोध कर रहा है? कोई शोध करता है, पहले से शोध हो चुके हैं, तो वह किस प्रकार का शोध कर रहा है? मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, ए मौलिक शोध, बी अनुप्रयुक्त शोध, सी पुस्तकालय शोध, डी प्रायोगिक शोध। कोई शोध करता है, पहले से शोध हो चुका है, तो इसको हम पुस्तकालय शोध के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे पुस्तकालय टर्म सही नहीं है, इसे मैं अभी क्लियर करके आपको बताती हूँ कि क्या सही होगा। नेक्स्ट, शोध की नैतिकता किससे संबंधित है? नमूनों की संख्या से। शोध की नैतिकता किससे संबंधित है? ए नमूनों की संख्या से, मतलब जो डिजाइन जो सैंपल्स आ रहे हैं उनकी संख्या से, बी शोधकर्ता की वेतन से, सी शोध प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यता से, डी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से। इसका सही उत्तर है सी शोध की नैतिकता रिसर्च ऑफ एथिक्स। शोध की नैतिकता एथिक्स ऑफ रिसर्च, मैंने उल्टा बोल दिया अभी। सी शोध प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यता से। आंसर क्या सही है इसका? सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेटा संग्रहण किस चरण में आता है? ए समस्या चयन, बी परिकल्पना परीक्षण, सी अनुसंधान डिजाइन, डी निष्कर्ष। जो डेटा कलेक्शन आएगा वो किस चरण में आता है? तो हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो आता है सी अनुसंधान डिजाइन में। अनुसंधान डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या है? ए एक अंतिम निष्कर्ष, बी एक अनुमान या अस्थायी कथन, सी आंकड़ों का विश्लेषण, डी शोध की समीक्षा। तो इसका सही उत्तर है एक अनुमान या अस्थायी कथन। हमने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ एक कल्पना किया जाता है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे आप नॉर्मल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, हाइपोथेसिस क्या है? एक अनुमान या अस्थायी कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैधता, वैलिडिटी का क्या अर्थ है? ए माप की सटीकता, बी माप की दोहराविता यानी कि माप को दोहराया जाना, सी माप की गति, डी माप का माध्यम। इसका सही उत्तर है ए माप की सटीकता। इसका सही उत्तर क्या है? ए माप की सटीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता क्या है? प्रायोगिक जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी विशेषता क्या है? ए तटस्थ विश्लेषण, बी नियंत्रण और परिवर्तन, सी पुस्तकालय कार्य, डी केवल सिद्धांत। इसका सही उत्तर है नियंत्रण और परिवर्तन। प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता क्या है? नियंत्रण और परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपलिंग का उद्देश्य क्या है? सैंपलिंग क्यों की जाती है? ए सभी डेटा को एकत्र करना, बी कम समय और लागत में प्रतिनिधि जानकारी प्राप्त करना, सी केवल गणितीय मापन, डी रिपोर्ट लिखना। तो इसका सही उत्तर है बी कम समय और लागत में प्रतिनिधि जानकारी प्राप्त करना। ये क्या है? सैंपलिंग है, कम समय और लागत में प्रतिनिधि जानकारी प्राप्त करना। ये क्या है? सैंपलिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रकरण या केस अध्ययन पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए प्रशंसनात्मक, बी विशिष्टता परक, सी या विवरणात्मक है, डी या आगमनात्मक है, या यांत्रिक है। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी। इसका सही उत्तर में क्या आएगा? ए भी सही है, प्रशंसनात्मक है, विशिष्टता परक है ये, और सी विवरणात्मक है। ए बी सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दो मेथड्स आप पढ़ते होंगे ना, आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड एंड निगमनात्मक डिडक्टिव मेथड। तो आगमनात्मक मेथड जो होता है इसके अंतर्गत हम जर्नल टू स्पेसिफिक थ्योरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है उसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, आप एक बार इसको
ध्यान में रखकर जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, परिकल्पना का क्या अर्थ है? एक अंतिम निष्कर्ष, एक अनुमान या अस्थायी कथन, आंकड़ों का विश्लेषण, शोध की समीक्षा। ये रिपीट हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर है एक अनुमान या अस्थायी कथन परिकल्पना का अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, प्लेजियरिज्म का सही अर्थ क्या है? साहित्यिक चोरी का सही अर्थ क्या है? ए, किसी विषय पर शोध करना, बी, किसी के विचारों को अपनी भाषा में लिखना, सी, बिना श्रेय दिए दूसरों के कार्य को प्रस्तुत करना, डी, साहित्यिक समीक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है बिना श्रेय दिए दूसरों के कार्य को प्रस्तुत करना। ये किसके अंतर्गत आता है? प्लेजियरिज्म के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? साहित्यिक चोरी के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिए, यूजीसी के अनुसार किस स्तर तक का सिमिलैरिटी इंडेक्स स्वीकार्य है? अभी हमने बात की थी, तो वो कितना स्तर था? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। इसका सही उत्तर है बी 10% तक सिमिलैरिटी इंडेक्स एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शोधार्थी का प्लेजियरिज्म लेवल 2 40 to 60% है तो उस पर क्या सजा हो सकती है? अभी हम रिसर्च स्कॉलर की बात कर रहे हैं, शोधार्थी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? ए, डिग्री तुरंत दे दी जाएगी, बी, कार्य संशोधित करने का मौका मिलेगा, सी, 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है, डी, कोई दंड नहीं। तो इसका सही उत्तर है लेवल 2 के अंतर्गत कितना आ रहा है? 40 to 60% आ रहा है। क्या असर पड़ेगा रिसर्च स्कॉलर के ऊपर? 1 वर्ष तक, ऑप्शन सी सही है, 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है। 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए है, सॉरी, इसका सही उत्तर है सी, 1 वर्ष तक पंजीकरण निलंबित हो सकता है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है, कार्य संशोधित करने का मौका मिलेगा, तो कार्य संशोधन का मौका किस में मिलता है? 10 to 40% में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्लेजियरिज्म, साहित्यिक चोरी प्लेजियरिज्म जांचने के लिए किया जाता है? ए, फोटोशॉप, बी, MS वर्ड, सी, टर्निटिन, डी, एक्सेल। तो इसका सही उत्तर है सी, टर्निटिन। और एक आपने भी पढ़ा था इसके साथ आर्नकुंड, उसका भी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा दोनों का कैसा है। नेक्स्ट देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी शिक्षक का प्लेजियरिज्म 60% है या 60% से ज़्यादा है तो क्या होगा? ए, पुरस्कृत किया जाएगा। अब हम यहाँ पे फैकल्टी मेंबर की बात कर रहे हैं, पुरस्कृत किया जाएगा। बी, 2 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित हो सकता है। सी, सेवा से निष्कासित किया जाएगा। डी, नई PhD गाइडेंस प्राप्त करेगा। अगर 60% तक है तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष से वंचित हो सकता है, 2 वर्ष तक वंचित हो सकता है। और इसका काफ़ी गंभीर रिजल्ट उनके लिए बताया गया था, 2 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित हो सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है उनको कभी भी किसी भी स्टूडेंट को रिसर्च कराने का मौका ना दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, प्लेजियरिज्म से बचने के लिए क्या करना आवश्यक है? ए, दूसरों का कार्य कॉपी करना, बी, स्रोतों को उचित रूप से उद्धृत करना, सी, गूगल से सीधे कॉपी करना, डी, मौलिकता की परवाह ना करना। तो सही है सोर्सेज की उचित रूप से उद्धृत करना कि कौन सा मटेरियल, कौन सा डेटा आपने कहाँ से लिया है, उस सोर्स को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजियरिज्म से संबंधित यूजीसी रेगुलेशन कब लागू किया गया था? अभी हमने आपको बताया था कब लागू किया गया था। ए, 2017, बी, 2019, सी, 2020, डी, 2022। तो इसका सही आंसर है बी, 2019। प्लेजियरिज्म से संबंधित यूजीसी रेगुलेशन 2019 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति प्लेजियरिज्म की श्रेणी में आती है? साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आती है। कौन सी स्थिति साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आती है? ए, शोधार्थी द्वारा स्वयं का कार्य दोहराना, बी, किसी पुस्तक से शब्दांशा बिना उद्धरण के लिखना, सी, शोध में मौलिक डेटा संग्रह करना, डी, निष्कर्ष लिखना। तो इसमें बी इज द राइट आंसर, किसी पुस्तक से शब्दशः बिना उद्धरण के लिखना। आपने सोर्स भी नहीं बताया और
वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है तो ये प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेजरिज्म से संबंधित नीति लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इससे संबंधित पॉलिसी लागू की गई है। ए, पास करना आसान बनाना, बी, शिक्षकों की निगरानी करना, सी, एकेडमिक ईमानदारी को बनाए रखना, डी, छात्रों को दंड देना। तो सी, एकेडमिक ईमानदारी को बनाए रखना। यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे संबंधित या इसके सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको आप रीड करें, स्टडी करें, अच्छे से तैयार करें। जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक है, साथ ही साथ दिसंबर 2025 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेशर्स इसे बिल्कुल न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार करें, और जो पहले से पेपर दे रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, उन्हें इसका आइडिया है और उसको और अच्छे से अपने माइंड में फीड करें। नेक्स्ट देखिए, प्लेजरिज्म की अधिकतम गंभीरता किस स्तर पर है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है लेवल डी। लेवल डी मतलब मोर देन 60%, 60% या 60% से ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी विधि की विशेषताएं हैं। ए, यह सराहनीय है, बी, विशेषतावादी है, सी, वर्णनात्मक है, डी, या आगमनात्मक है, ई, यांत्रिक है। केस स्टडी के बारे में तो इसका सही उत्तर है बी, सी, डी। इनमें तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन से, बी, सी, डी। क्या सही है, बी, सी, डी, मतलब यह विशेषतावादी है, ठीक है। इसका यह वर्णनात्मक भी है और यह आगमनात्मक है, जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ चलती है, ये इंडक्टिव है। विवरण देखिए इसका थोड़ा सा। केस स्टडी विधि विशेषतावादी, वर्णनात्मक और आगमनात्मक होती है। यह एक विशिष्ट केस या स्थिति पर केंद्रित होती है और इसका विस्तृत विवरण प्रदान करती है। तो कैसी होती है, विशेषतावादी, वर्णनात्मक और आगमनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। शोध प्रश्नों का एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। जो शोध प्रश्न होते हैं, जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। सेकंड, शोध प्रश्न या तो बहुत व्यापक या बहुत संकीर्ण होने चाहिए, तो ये गलत है। फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही है। शोध प्रश्न को एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ये जरूरी तो नहीं है कि शोध प्रश्न बहुत व्यापक हो या बहुत संकीर्ण हो। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे, एनालिसिस, शोध प्रश्नों को एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए ताकि शोध की दिशा स्पष्ट रहे। क्यों ऐसा होना चाहिए, ताकि शोध की दिशा स्पष्ट रहे, हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं। बहुत व्यापक या बहुत संकीर्ण प्रश्न शोध को जटिल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शोध बहुत छोटे बच्चों या स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकने वाले व्यक्तियों पर किया जा रहा है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी। ए, प्रयोग विधि, बी, सर्वेक्षण विधि, सी, प्रेक्षण विधि, डी, केस हिस्ट्री। तो इसमें हम प्रेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे अगर बहुत ही छोटे बच्चों पर किया जा रहा है। ऐसे मामलों की प्रेक्षण विधि उपयुक्त होती है। कारण इसका क्योंकि शोधकर्ता के प्रतिभागियों के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करने की अनुमति होती है। हम बच्चों की बिहेवियर को प्रत्यक्ष रूप से स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोध के चरण। अभी हम यहाँ पे स्टेजेस देखेंगे कि स्टेजेस और क्या क्या स्टेजेस में स्टेप्स हैं वो देखेंगे। शोध के स्टेजेस क्या है, उससे रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आता है, फिर क्या आता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोध के चरणों का सही क्रम क्या है। ए, विषय का चयन, साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रह, निष्कर्षों की व्याख्या। बी, साहित्य समीक्षा, विषय का चयन, डेटा संग्रह, निष्कर्षों की व्याख्या। सी, विषय का चयन, डेटा संग्रहण, साहित्य समीक्षा, निष्कर्षों की व्याख्या। डी, विषय का चयन, साहित्य समीक्षा, निष्कर्षों की व्याख्या और डेटा संग्रहण। इसका सही उत्तर है ए मतलब विषय का चयन, साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रहण, निष्कर्षों की व्याख्या। इसका सही उत्तर क्या है, ए है। इसमें पहले विषय का चयन करेंगे, फिर साहित्य समीक्षा, फिर डेटा संग्रहण और फिर निष्कर्षों की व्याख्या करते हैं। उत्तर ए सही है। विवरण, शोध प्रक्रिया में पहले विषय का चयन किया जाता है, फिर संबंधित साहित्य की समीक्षा, उसके बाद डेटा का संग्रहण और अंत में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पिरिकल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। एम्पिरिकल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पे। ए, सैद्धांतिक अवधारणाओं का विकास। बी,
प्रयोगों के माध्यम से डेटा संग्रहण, सी अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, डी ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करना। इसका सही उत्तर है सी अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। सही उत्तर क्या है? सी है। शोध इंपेरिकल में क्या किया जाता है? अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है जो सत्यापन योग्य होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए मौलिक सिद्धांतों का विकास करना, बी किसी समस्या को तत्काल समाधान करना, सी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना, डी सांख्यिकी मॉडल का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर है बी किसी समस्या का तत्काल समाधान करना। एक्शन रिसर्च में आता है किसी समस्या का तत्काल समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में शोधकर्ता स्वतंत्र चर को नियंत्रित नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है? ए प्रायोगिक शोध, बी पूर्व घटनात्मक शोध जो पहले हो चुकी है घटना, सी वर्णनात्मक शोध, डी केस स्टडी। तो इसका सही उत्तर है पूर्व घटनात्मक शोध। देखिए पूर्व घटनात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि घटनाएं पहले ही घट चुकी होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकंस्ट्रक्शन विधि का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? ए भौतिक विज्ञान, बी अनुप्रयुक्त विज्ञान, सी साहित्यिक विज्ञान, डी साहित्य। तो इसका सही उत्तर है डी लिटरेचर में डिकंस्ट्रक्शन मेथड का यूज सबसे ज्यादा होता है, डी साहित्य। डिकंस्ट्रक्शन एक साहित्यिक विश्लेषण की विधि है जिसका उपयोग साहित्यिक ग्रंथों की गहन व्याख्या में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसर्च मैथोडोलॉजी शब्द का सही अर्थ क्या है? रिसर्च मैथोडोलॉजी शब्द का सही अर्थ, ए डेटा संग्रहण और विश्लेषण की विधियां, बी शोध रिपोर्ट लिखने के नियम, सी अध्ययन और विश्लेषण की विशिष्ट विधियां, डी डेटा संग्रहण विश्लेषण और व्याख्या के सैद्धांतिक प्रतिमान। तो इसका सही उत्तर है रिसर्च मैथोडोलॉजी, डी डेटा संग्रहण विश्लेषण और व्याख्या के सैद्धांतिक प्रतिमान। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च, आप दो तरीके की रिसर्च पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुणात्मक शोध का उद्देश्य क्या है। क्वालिटेटिव गुणात्मक या गुण जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड है। गुणात्मक शोध का उद्देश्य क्या है? ए संख्यात्मक डेटा प्राप्त करना, बी मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ, सी प्रयोग करना, डी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण। तो गुणात्मक शोध के अंतर्गत इसका सही उत्तर है बी मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ। क्या सही उत्तर है? मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ। मानवीय अनुभवों की गहराई से समझ गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है? अब हम क्वांटिटेटिव मेथड पे आ गए। कौन सी विधि मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ए सर्वेक्षण, बी प्रयोग, सी सांख्यिकी विश्लेषण, डी प्रतिभागी प्रेक्षण। तो इसका सही उत्तर है डी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है। सांख्यिकी, प्रयोग, सर्वेक्षण ये सभी विधियां जो है मात्रात्मक शोध से संबंधित हैं, लेकिन प्रतिभागी प्रेक्षण पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मात्रात्मक शोध से संबंधित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध की एक सामान्य विशेषता क्या है? क्वालिटेटिव शोध की सामान्य विशेषता, ए डेटा संख्यात्मक होता है, बी निष्कर्ष सांख्यिकी पर आधारित होते हैं, सी निष्कर्ष वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं, डी मानकीकरण आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर है सी निष्कर्ष कैसे हैं? वर्णनात्मक हैं और व्याख्यात्मक होते हैं। किसमें? गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। निष्कर्ष कैसे होते हैं? वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी गुणात्मक शोध में प्रयुक्त होती है? कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं? ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी गणना, डी परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है गुणात्मक शोध के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। कौन सा सही है? साक्षात्कार, गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मात्रात्मक शोध में प्रयुक्त प्रमुख उपकरण क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रयुक्त प्रमुख उपकरण क्या होते हैं? ए साक्षात्कार और केस स्टडी, बी परीक्षण और सांस्कृतिक अध्ययन, सी परीक्षण और प्रश्नावली, डी फील्ड नोट्स और वार्तालाप। इसका सही उत्तर है सी परीक्षण और प्रश्नावली। मात्रात्मक शोध में परीक्षण और प्रश्नावली जो है प्रयोग किए जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई शोधकर्ता सांख्यिकी विधियों द्वारा किसी परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है तो वह किस प्रकार का शोध है? ए गुणात्मक शोध, बी अन्वेषणात्मक शोध, सी मात्रात्मक शोध, डी विवेचनात्मक शोध। इसका सही उत्तर है सी मात्रात्मक शोध। अगर कोई सांख्यिकीय विधि यानी कि स्टैटिक्स का यूज कर रहा है तो इसका सही उत्तर है सी मात्रात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक शोध का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ए सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करना, बी आंकड़ों का विश्लेषण करना, सी सांस्कृतिक व्यवहार को समझना, डी किसी समूह का अनुभव जानना। इसका सही उत्तर है बी आंकड़ों का विश्लेषण करना गुणात्मक शोध का उद्देश्य नहीं है। ये किस में आ जाएगा? ये मात्रात्मक शोध के अंतर्गत आ जाता है। तो यूजीसी नेट रिसर्च पेपर 1 से जुड़े ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको यहाँ पे अभी टैकल करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। ऐसी ही लेक्चर्स, ऐसी सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हमारा इंटेंशन जून 2025 के क्वेश्चंस करवाना है ताकि पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। इसके बाद जो दिसंबर में होने वाले पेपर हैं उसके लिए हम विधिवत लेक्चर तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डीप वे में एनालिसिस उसका आपके सामने आएगा और आपको लेक्चर पसंद भी आएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध के उदाहरण हैं। ए केस स्टडी, बी ऐतिहासिक विश्लेषण, सी सर्वेक्षण और प्रयोग, डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर है सी सर्वेक्षण और प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक शोध डेटा किस प्रकार का होता है? ए संख्यात्मक और मापन योग्य, बी लघु और संक्षिप्त, बी सी विवरणात्मक और कथात्मक, सी डी कोड और स्कोर आधारित। इसका सही उत्तर है सी विवरणात्मक और कथात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मिश्रित विधियों को संदर्भित करता है? ए केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अनुप्रयुक्त शोध। मिश्रित विधियों में आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही आ जाएगा। ये रहे आपके क्वेश्चंस और इससे जुड़े रिसर्च से जुड़ी हुई कुछ विधियाँ, रिसर्च मेथड क्या है और इसके अंतर्गत हमने क्या क्या स्टडी किया है। ये जो कुछ भी आपको पूरे लेक्चर में पढ़ाया गया है, जितने भी सब टॉपिक्स स्टडी कराए गए हैं वो सभी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पीएचडी का पेपर दें, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दें, पॉलिटिकल साइंस या असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए पेपर्स देते हैं तो उन सभी जगहों पर ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिसर्च से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ देते हैं। जो भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड थियरी हम आपको पढ़ा चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इम्पॉर्टेंट साबित होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, हमारे प्रयास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़े और उनकी मदद हो पाए। हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस मिल रही है वो भी हिंदी ऑडियंस है तो हम हिंदी माध्यम में ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। आगे कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपके सामने थ्योरी और क्वेश्चंस लेकर आ पाएँ। अभी जून 2025 के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अपने मन को एकदम रिलैक्स रखें और फोकस्ड स्टडी पे ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।